हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास से ही उदारवाद को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में उदारवाद के अर्थ को पढ़े थे, इसका जो मीनिंग होता है उसे जाने थे, और फिर उदारवाद के जितने भी पहलू को जानते हुए बैकग्राउंड को भी जाने थे कि उदारवाद की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ कहाँ जो है उदारवाद हमें देखने को मिलता है, और उदारवाद में क्या कुछ पढ़ना रहता है उसे भी हम पिछले ही क्लास में बता दिए थे। और जैसा कि यहाँ भी हमने दिया है कि उदारवाद का अर्थ को जानेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, सिद्धांत भी है। विशेषता या सिद्धांत जो है इसी को कहा जाता है। फिर इसकी आलोचना को पढ़ेंगे, फिर इसका विकास कैसे हुआ और इसका रूप को पढ़ेंगे। इतनी सारी बातों को हमें जो है उदारवाद के बारे में जानना है, और ये न्यू जो कोर्स है CBCS उसी के तहत जो है हमें इसे पढ़ना है। आइए जानते हैं उदारवाद के बारे में। उदारवाद का अर्थ पिछले क्लास में भी बताया था, और अभी भी जो है मैंने बता रही हूँ कि उदारवाद किसे कहते हैं। उदारवाद, जिसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई थी। किस भाषा से? लैटिन भाषा की। इसको याद रखना है कि लैटिन भाषा के लिबर LIBER शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। इस प्रकार इस सिद्धांत का सार है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अगर व्यक्ति को हम स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है। उदारवाद एक विकासवादी विचारधारा है। ठीक है। उदारवाद क्या है? एक विकासवादी विचारधारा है। ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है, विकासशील है, क्योंकि जो विचार आज से 50 साल पहले था वो विचार अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो विचार क्या है? उदारवाद क्या है? विकासवादी विचारधारा है, जिसका जन्म मध्य युग में सामंती व्यवस्था और राज्य के निरंकुशता के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। किसके खिलाफ हुआ है? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था को तो जानते ही हैं कि पहले की व्यवस्था क्या थी। राजा महाराजा या फिर जो किसान जो हुआ करते थे, जो जिसके पास बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी था, और फिर जो उसका जो खेत उत जो लोग जो है बुनता था, अगर मतलब बहुत सारा शोषण, मतलब कि छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी थी। और फिर साथ में राजा भी हुआ करते थे, तो वो भी जो है निरंकुश हुआ करते थे, यानी कि जनता कुछ भी नहीं है, राजा दैवी रूप है, भगवान का रूप है। राजा जो है भगवान का रूप है, उसके सामने आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो उनका आदेश रहेगा वो करेगा। ठीक है। जैसा कि देखते थे, अगर थोड़ा भी अगर गलती होता था उसको कोड़ा से मारा जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इससे लोगों के मन में आक्रोश हुआ, जिसके कारण अमेरिका में भी क्रांति हुआ, फ्रांस में भी क्रांति हुआ, रूस में भी क्रांति हुआ। ये क्रांति का ही परिणाम है उदारवाद। ठीक है। अब इसकी परिभाषा जो है, जो विद्वानों ने दिया है कि उदारवाद की परिभाषा, उदारवाद की जो पहली परिभाषा है, जो कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने दिया है, उनका कहना है कि स्वतंत्रता उदारवाद के लिए प्रमुख तत्व है, यानी मेन एलिमेंट्स जो है उदारवाद का स्वतंत्रता है। उदारवाद की परिभाषा स्वतंत्रता को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से स्थापित करने के परिणाम के रूप में भी की जा सकती है। ठीक है। दूसरा जो है हेलीवेल ने कहा है। हेलीवेल ने उदारवाद के बारे में परिभाषित किया है। उदारवाद जीवन के मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग का
प्रतीक है। ये हेलीवेल ने कहा है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि उदारवाद जीवन के मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग का प्रतीक है उदारवाद। तो ऊपर जो हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो इससे ऐसी विचारधारा हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देती है। यह लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करती है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए उसे जो है संपूर्ण रूप से छूट दिया जाता है। अब जो है उदारवाद की विशेषता को जानेंगे या सिद्धांत को जानेंगे, कुछ भी कह लीजिए, विशेषता कहिए या सिद्धांत कहिए। अगर एग्जाम में आता है कि उदारवाद की विशेषता क्या है तो आप अगर सिद्धांत पढ़े हैं तो आपको वही लिखना होगा, अगर सिद्धांत पढ़े हैं तो विशेषता को लिखेंगे, ठीक है। तो उदारवाद की छोटी छोटी जो विचारधाराएं इसमें शामिल है, तो इसी को जो है मूल रूप से या मूल सिद्धांत कहिए या विशेषता कहिए, जिसमें कि पहला है अतीत व परंपराओं के प्रति उदासीनता। जो अतीत है, अतीत मीन्स जो इतिहास है या जो परंपरा है, जो ट्रेडिशनल है। उदारवाद जो है मध्य युगीन परंपराओं, रूढ़ियाँ और अंधविश्वासों के खिलाफ है। क्या है उदारवाद? लिबरल क्या है? अंधविश्वास के खिलाफ है। आप याद रखिएगा, आप एग्जाम में जो मुख्य तत्व है, हम जो इतना बड़ा जो हमने किया है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है। इसे आप समझेंगे कि अतीत परंपराओं के प्रति उदासीनता, लेकिन इसका जो मेन एलिमेंट्स होगा एग्जाम में आपको टू द पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमने जो भी कंटेंट आप लोगों के सामने दे रही हूँ, ये मेरा खुद का विचार नहीं है, खुद का लिखावट नहीं है। मैं भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉलेज में जब हम पढ़ाते हैं तो जितना जो करेंट का चीज़ या करेंट का जो विचार आता है या करेंट का जो भी सिद्धांत आता है, तत्व आता है, या करेंट का जो भी बातें हैं, हमें वो जहाँ से भी मिलता है हमको लाना पड़ता है और ला करके आपको मतलब वर्तमान की बातों को जो है वर्तमान के रूप में जो है इसे पेश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरा खुद का लिखावट है, खुद का विचार है, खुद का थॉट है, खुद का सिद्धांत है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो क्या है? अतीत और परंपराओं के प्रति उदासीनता है। उदासीनता मीन्स जो पहले जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपरावादी था, उसके जो अंधविश्वास था कि हाँ राजा है तो ये भगवान नहीं है, अगर राजा की बात अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो ऐसा हमको मानना है कि भगवान मान रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, ये सब बिल्कुल बकवास की बातें थी, इसको हटा देना है। और इसी के विरोध में जो उदारवाद आया। दूसरा जो विशेषता या सिद्धांत है, मनुष्य के विवेक में विश्वास, ठीक है। मनुष्य के विवेक यानी मनुष्य का जो भी नॉलेज है उसमें विश्वास करना है। उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण जो मान्यता है, मनुष्य के विवेक में विश्वास करना है। इसका विकास इसी के आधार पर हुआ ही है कि यूरोप में धर्म सुधार तथा नव जागरण के आंदोलनों में यही दृष्टिकोण था, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट्स है, आपको मुख्य रूप से जो पॉइंट्स को जो पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट जैसे मनुष्य के विवेक में विश्वास है, तो आपको जो समझ है, आपको अपनी समझता क्या कह रही है कि मनुष्य के विवेक में विश्वास, तो अपनी बातों को भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं बातों को हम डालें नोट्स में, ठीक है। आपको सिर्फ पॉइंट्स देखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता। अब उदारवादियों का विचार है कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, यानी नेचर ने दिया है, यानी भगवान या जो भी है नेचर है, वो अधिकार मनुष्य का प्राकृतिक है। जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। जीवन भी दिया है तो भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जीने का भी अधिकार है, संपत्ति का भी अधिकार है, और हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं और हम धरती पर भी स्वतंत्र रहेंगे, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक के बारे में आगे 4-5 सेमेस्टर में जब जाएंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे।
चौथा जो पॉइंट्स है विशेषता या सिद्धांत, व्यक्ति साध्य और राज्य क्या है, साधन है। लेकिन जब इतिहास में या जो अतीत में जो राजा हुआ करते थे, राजा का कहना था कि नहीं, व्यक्ति साधन है और राज्य या राजा क्या है, साध्य है। यानी ऑल इन ऑल राजा ही सब कुछ है, राजा है तो राज्य है, राज्य ही सब कुछ है। लेकिन जब उदारवादी जो प्रवृत्ति के या विचारधारा के जो लोग हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति साध्य यानी व्यक्ति ही सब कुछ है, राज्य कुछ भी नहीं है। अगला जो पॉइंट है, राज्य व समाज कृत्रिम संस्था है। यानी कृत्रिम एक है ना कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मीन्स बनाया हुआ है, तो राज्य को भी बनाए हैं और समाज को भी हमने बनाया है। लेकिन अतीत में कहा करते थे कि राज्य जो है वो नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। लेकिन उदारवादियों का जो विचार है इससे बिल्कुल उलट है कि राज्य और समाज क्या है, कृत्रिम है, हमने बनाया है। ठीक है, हमने अपनी आवश्यकता अनुसार जो है इसे बनाया है। ठीक, आगे है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवादी जो विचारक है वह व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रतावाद के समर्थक है। इसके अनुसार व्यक्ति जो है स्वतंत्र व्यक्ति का प्राकृतिक तथा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करे, उसके ऊपर इस क्षेत्र में किसी बाहरी सत्ता का नियंत्रण ना हो। ठीक, अगला जो पॉइंट्स है, राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र। ये जो सीमित कार्य क्षेत्र है यानी कि कहा है कि जो राज्य है या सरकार है, राज्य है तो सरकार है, सरकार है तो राज्य है, उसके पास में सीमित कार्य होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंस है, जो कि होना चाहिए कि अगर हम ये कार्य व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं तो अराजकता हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो वैसे कामों को सरकार के पास में रखना चाहिए जिससे कि लोगों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा नहीं हो, या फिर लोगों के जो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, किसी भी विकास में जो है यानी कि बाधा नहीं हो। तो ये रहा आपकी विशेषता कहिए या सिद्धांत कहिए। अब जो है जो उदारवाद की विशेषता है या सिद्धांत है, इसकी आलोचना हुई है। क्यों आलोचना हुई है? आलोचना तो अच्छी बातों को भी होता है, गांधी जी की भी आलोचना हुई, सबकी आलोचना होती है, जो अच्छे हैं जो खराब है सबकी आलोचना होती है। तो उदारवाद की आलोचना कैसे हुई? पहला आलोचना है कि मनुष्य प्रकृति से केवल स्वार्थी नहीं है। कहा है कि उदारवाद मनुष्य की प्रकृति को जो है गलत रूप से चिंतित किया है या चित्रित किया है और उसे मूलतः स्वार्थी मानता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, मनुष्य में परमार्थ भी होता है, वह अपने साथ दूसरों की भलाई भी चाहता है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना अधिक होती है, परंतु वह सामाजिक प्राणी भी है। ठीक है। दूसरा जो आलोचना हुई है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, क्योंकि उदारवाद जो विचारधारा के लोग थे उन्होंने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य को सीमित होना चाहिए, राज्य को कार्य के लिए सीमित क्षेत्र में जो है कार्य करना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादियों की भांति उदारवादी भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के अहित करने के लिए हुई है, परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जिसकी उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसके जीवन के कल्याण के लिए हुई है। ये बात सही है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है, ठीक है, और जीवन के कल्याण के लिए आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। लेकिन जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, ऑल इन ऑल अपने को भगवान मानते थे, वो गलत था। ठीक है। आगे जो पॉइंट है, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत है। लॉक जैसे उदारवादी लेखकों का विचार है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले प्रकृति द्वारा मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे जिनमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार प्रमुख थे। लेकिन यह विचार भी ठीक नहीं है। अधिकार केवल राज्य और समाज में ही प्राप्त होते हैं और राज्य ही इन अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। सही है कि राज्य से प्राप्त होता है और राज्य इसकी रक्षा करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। आगे पॉइंट है कि मनुष्य स्वयं अपनी भलाई नहीं समझता,
उदारवादियों का विचार यह ठीक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपनी भलाई समझता है। वास्तव में समाज में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित और अज्ञानी होते हैं, जिनका दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है। वे अपनी भलाई को ठीक ढंग से समझने में असमर्थ होते हैं। राज्य को जनता के हित में व्यक्ति के असामाजिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। अगला पॉइंट है, खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिकारक। उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता व खुली प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं। उसी स्थिति के कारण ही भूखमरी, अस्वस्थता, बेकारी उत्पन्न हुई है। ये जो पूर्ण रूप से जो खुली प्रतियोगिता दिया है वो थोड़ा सा खतरनाक है कि जो इसमें क्या होता है कि जो गरीब है वो दिन दिन गरीब होते जाता है, जो अमीर रहता है वो दिन प्रतिदिन अमीर होते चला जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि असमानता जो है ज़्यादा जो है हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अस्पष्ट धारणा। उदारवादी की आलोचना जो है इस आधार पर की जाती है कि यह एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है और ना ही इसके सिद्धांतों पर सभी उदारवादी सहमत है। यह विचारधारा विविध विद्वानों के आदर्शों का सम्मिश्रण है। ठीक है, अब जो है हम उदारवाद का निष्कर्ष को जानते हैं कि विशेषता सिद्धांत और इसकी आलोचना पढ़ने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे। हम आधुनिक युग में उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में कई समाजवादी देश उदारवाद के सिद्धांतों के अनुसार अपनी नीतियों में संशोधन भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर विभिन्न राज्यों में कई सकारात्मक बदलाव किए जाते हैं। उदारवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से पूंजीवाद की विचारधारा पर आधारित है, जो लोक कल्याण हेतु अत्यंत आवश्यक है। तो वर्तमान समय में उदारवाद के सम्मुख पुनर्जीवित राष्ट्रवाद एक अस्थायी खतरा उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण राष्ट्रवाद के स्वरूप में विभिन्न देशों में कट्टरपंथियों का सामाजिक रूप से उदय हो रहा है। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश की सरकार को उदारवाद के संदर्भ में कई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को गंभीरता से पालन किया जा सके। धन्यवाद। ये जो है उदारवाद की विशेषता, सिद्धांत और आलोचना के साथ निष्कर्ष पर पहुँचे। आगे अगर उदारवाद के बारे में और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा गया हो पिछले कभी भी, तो हम उस क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।